हेलो एवरीवन। सो आई एम आर्ची। आज हम कवर करेंगे एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और प्रपोजल। सो लेट्स स्टडी। बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर, इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन बनेगा, आप अच्छे से इस लेक्चर को ऑब्जर्व कर पाएंगे। सबसे पहले आप एक पेयर एक्ट अपनी साथ में रखें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। साथ में एक वाटर बॉटल, नोटिफिकेशन जो भी हैं आपके फ़ोन की म्यूट कर दीजिए। एक नोटबुक, एक पेन, पेपर जो भी है वो साथ में रखें। एंड एक्टिव लर्निंग कीजिए। कोई भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तो उसे कमेंट में लिखिए। ओके फाइन। आई होप आपने ये सब स्टेप्स फॉलो किए हैं, देन ही आप वीडियोस को देख रहे हैं। समटाइम्स नॉट गिविंग अप इज मोर इम्पॉर्टेंट देन विनिंग। कई बार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो दैट्स द सेम थिंग कि गिव अप नहीं करना है, ठीक है। जीतने से ज़्यादा ट्राई करना इम्पॉर्टेंट है। So hence don't quit, do it. Let's dive into our discussion. तो हमारा टॉपिक है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रपोजल। ठीक है, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्री करना। यस आई एग्री, हाँ मैं ये आपका काम कर दूंगा, या नहीं, या आप अगर कहोगे ये काम नहीं करना तो मैं ये काम नहीं करूंगा। When one agrees to do some work or not to do some work, that is agreement. Okay, same thing। बचपन वाली डेफिनेशन अब पढ़ते हैं बड़ों वाली डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्या कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस। फॉर एग्जाम्पल शादी है, मैरिज इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट। फाइन। इसमें क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोमिसेस होते हैं, 7 प्रोमिसेस होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ क्या होती है, कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं। मतलब आप मेरा ख्याल रखना, मैं आपका ख्याल रखूंगी। दैट इज द मैरिज इज एन एग्रीमेंट। तो ये क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। दैट्स द थिंग। नेक्स्ट, एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड यू इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, आप पेन खरीदने जाते हैं in exchange of money, that is a contract। अब बस से ट्रैवल करते हैं, that is a contract। even marriage is a contract। मुस्लिम मैरिज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है ना। अब हमने देख लिया कि सब कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, सब कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ कर रहे थे लेकिन हमें ये कॉन्ट्रैक्ट का पता नहीं था क्या है। लेकिन यहाँ पे कुछ ट्विस्ट आता है। कॉन्ट्रैक्ट की क्या है, कुछ कंडीशंस है, फॉर्मेशन के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, वो देखते हैं। तो सेक्शन 2H क्या कहता है? सेक्शन 2H, ओके, सेक्शन 2H क्या कहता है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, ये जो टाइटल है ना, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, द है, इंडियन है, कॉन्ट्रैक्ट है, एक्ट है, कॉमा है, 1872 है। ठीक है, प्रॉपरली इसको ध्यान रखना है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्स करवाया जा सके वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे से पेन खरीदा, ठीक है, आपने मुझे पे किया, लेकिन जो ये पेन था वो चला ही नहीं। या फिर आपने मेरे को ऑर्डर दिया कि मुझे तो ना एक बुक चाहिए, दिस इज अ बुक, हाँ, और आपने मेरे को इसके लिए पे भी कर दिया, बट मैंने आपको ये डिलीवरी नहीं की। तो ये क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था, इसको आप इन्फोर्स करवा सकते हो लॉ से। ठीक है, so that is a contract। Thus the formation of contract, that there must be an agreement। the agreement legally enforceable by the law is a contract। एग्रीमेंट होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए आपकी कि हाँ मुझे ये खरीदनी है, और मेरी सहमति होनी चाहिए कि हाँ मैं इसे बेच रही हूँ। दैट इज एन एग्रीमेंट। ओके, अब यही चीज लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ होती है। लॉ इस चीज को रिकॉग्नाइज करे, इस ट्रेड को क्या करे, रिकॉग्नाइज करता हो, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो हर एग्रीमेंट, हम हर एग्रीमेंट को क्या कर सकते हैं, इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते लॉ से। फॉर एग्जाम्पल कि आपके फादर ने आपको कहा कि आपके 90% मार्क्स आ रहे हैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तो आपको एक बाइक दिला दी जाएगी। फाइन, आपके आ भी गए। अब आप फादर को कहते हो कि मेरी बाइक, फादर साहब मुकर जाते हैं, कहते हैं नहीं। तो ये जो एग्रीमेंट है दैट इज एग्रीमेंट, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लव एंड अफेक्शन में किया गया हमारे साथ, हमने उसके लिए पे नहीं किया। ठीक है, वेयर इज दैट इज एग्रीमेंट।
वेयर एज अगर हम कहीं से बाइक किसी शोरूम से लेके आते हैं, ठीक है, किसी शोरूम से बाइक लेके आते हैं और उसके लिए पे भी करते हैं, लेकिन वो हमें बाइक डिलीवर नहीं करता, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो उससे हम लीगली इन्फोर्सेबल करवा सकते हैं लॉ से। तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड। इम्प्लाइड क्या होते हैं, जिसे आप वर्ड्स में, ऑरली या रिटन में आप नहीं देते हैं, जस्ट बाय द सेंस ऑफ बिहेवियर हम समझ लेते हैं कि क्या, सिग्नल से समझते हैं कि दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब हमने पढ़ा कि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, तो फिर भाई कौन से होते हैं वो भी तो बताओ हमें। बताते हैं, रुको जरा। जो सेक्शन 10 है, ठीक है, फर्स्ट वीडियो आई होप आपने देखी होगी कि जिसमें मैंने बताया था कि जो सेक्शंस दिए होते हैं नंबरिंग में, पर्टिकुलरली दैट आर सेक्शंस, ठीक है। सेक्शन नंबर 10 आप मेरे एक में खोलिए, उसमें लिखा हुआ है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट हामी होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना बियर एक्ट को, वहां पे सेक्शन नंबर 13 और 14 में क्या दिया हुआ है, कंसेंट के बारे में दिया हुआ है, कंसेंट और फ्री कंसेंट के बारे में। कंसेंट क्या होता है, हामी, यस आई एग्री। फ्री कंसेंट क्या होती है, बिना किसी दबाव के मैं हाँ बोल दूं किसी चीज के लिए या ना बोल दूं, दैट इज कंसेंट, ठीक है। पार्टीज होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, जो हम कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए या एग्रीमेंट में आने के लिए हमें 2 और मोर देन 2 पार्टीज चाहिए, एक से ज्यादा लोग चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और जो लोग हैं वो क्या होने चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, वो माइनर नहीं होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, डिस्क्वालीफाई बाय लॉ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, कोई ना कोई लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मनी, आई एम बाइंग अ पेन इन एक्सचेंज ऑफ मनी, या फिर बार्टर सिस्टम में जो चलता था कि वीट के बदले राइस, राइस के बदले वीट, तो वो चीज में क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन, बदले में क्या मिलेगा मेरे को, दैट इज कंसिडरेशन। विद द लॉफुल ऑब्जेक्टिव, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेन अगर आप खरीद रहे हो तो दिस इज लॉफुल ऑब्जेक्ट, इसी के बदले आप अगर कट्टा खरीदे या फिर ड्रग्स खरीदने का सोचिए, डिफेंस जो चीजें होती है उसको खरीदने का सोचे, तो दैट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट, वो आप नहीं कर सकते, दैट इज नॉट एन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट, इसे पहले पूरा पढ़ लेते हैं हम। What agreements are contracts if they are made by, okay, all the agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void, जिसे declare ना कर दिया गया void, void क्या होता है, zero in the eyes of law from the very beginning, ये आप लिख लीजिए, note it down, zero void, zero in the eyes of law from the very beginning. Nothing herein contained shall affect any law in force in India, not hereby expressly repealed, by which any contract is required to be made in writing or in the presence of witnesses, or any law relating to the registration of documents. ठीक है, कोई भी ऐसा, इसमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो लीगली इन्फोर्स करवाया है, मतलब कोई भी ऐसा लॉ उससे इफेक्ट ना कर पाए, और उससे कोई भी रिपील्ड, एक्सप्रेसली रिपील्ड किया गया हुआ लॉ है वो ना हो, ठीक है। राइटिंग में या फिर प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस के में ही होना चाहिए, कोई ना कोई सामने होना चाहिए, या फिर राइटिंग में होना चाहिए। ओके, सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, फाइन। ये आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट की भी डेफिनेशन है, एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम एग्रीमेंट उसका भी है। सेम क्वेश्चन का सेम आंसर आएगा, डिफरेंट क्वेश्चंस का सेम आंसर आएगा। ओके, फाइन। नेक्स्ट, यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का 22 में ही आया है अभी अभी, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ई कॉन्ट्रैक्ट, अभी यही टॉपिक हमारा चल रहा है। तो हमने क्या पढ़ा अभी अभी, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, यहाँ समझते हैं वो क्या स्टेटमेंट है।
एक लड़की है, वो कहती है मैं लड़कों के भी कपड़े पहन सकती हूँ, लड़कियों के भी पहन सकती हूँ, आई एम अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं लड़कियों के भी कपड़े पहन सकती हूँ, लड़कों के भी पहन सकती हूँ, आई एम अ कॉन्ट्रैक्ट। एक लड़का कहता है कि मैं तो सिर्फ लड़कों के ही कपड़े पहन सकता हूँ, मैं क्या हूँ, एग्रीमेंट हूँ। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, आप समझते हैं आगे। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, हर लड़की लड़के के कपड़े पहन सकती है, बट नॉट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हर लड़का लड़की के कपड़े नहीं पहन सकता, दैट इज इट। ओके, 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 नाउ Now, conditions to be satisfied, there is some consideration for it. इसकी क्या है, conditions है कुछ, क्या कुछ consideration होना चाहिए, पैसा की बात हो या फिर कुछ ना कुछ हमें फायदा हो रहा हो, दोनों पार्टीज को फायदा हो रहा हो, पार्टीज जो हो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, कैपेबल हो गए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। मैंने बताया 3 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, 3 टाइप्स ऑफ पीपल। कमेंट डाउन कीजिए इसको। कंसेंट जो है फ्री होना चाहिए, कंसेंट भी होता है, फ्री कंसेंट भी होता है, कंसेंट जो है फ्री होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है लॉफुल होना चाहिए, ये भी चीज है, हमें आगे पहले मैंने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब आगे क्या है, लीगल मैक्सिम्स। लीगल मैक्सिम्स क्या होते हैं, जो लाइक कहावतें, लॉ की कहावतें, दैट इज लीगल मैक्सिम्स, मुहावरे जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो बोनाफाइड और मेलाफाइड सुना होगा आपने। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, गुड फेथ, गुड इंटेंशन। ठीक है, मेलाफाइड का मतलब क्या होता है, बैड फेथ है, बैड इंटेंशन। आपने कुछ ना कुछ, जैसे आपने डोनेट किया गुड इंटेंशन के साथ, आपने किसी कहीं से चोरी की, दैट इज बैड इंटेंशन, दैट इज मेलाफाइड इंटेंशन। ठीक है, कंसेशियस एक्ट एटम, ये क्या है, मीटिंग ऑफ द माइंड्स। जो पार्टी से क्यों आया ये, अभी जो पढ़ा है ना उसी में से है, क्यों आया यहाँ, जो भी पार्टी से है, वन पर्सन का दूसरे पर्सन से या पार्टी के मेंबर्स का दूसरे मेंबर्स से मिलना, दैट इज मीटिंग ऑफ द माइंड, जिसे हम लीगल मैक्सिम में क्या बोलते हैं, कंसेशियस एक्ट एटम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, मीटिंग ऑफ द माइंड्स, मीटिंग ऑफ द माइंड्स। अब ये मीटिंग ऑफ द माइंड्स या तो आमने सामने इन फ्रंट ऑफ ईच अदर भी हो सकता है, ठीक है, वन अनदर, और या फिर ये रिटर्न में भी हो सकता है। ठीक है, हमें जो भी मीटिंग ऑफ माइंड्स है, माइंड्स का तो मीट हो गया ना, हमारे विचार दूसरे तक कोई, हम बुक पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल ये लिविस की मेरे पास बुक पड़ी है, इसके जो भी विचार थे इस बुक का मैंने अगर पढ़ा, ठीक है, रिटर्न में है, पढ़ लिया, तो वो क्या हो गया, हमारा मीटिंग ऑफ माइंड्स। दैट्स द सेम थिंग हमें पार्टीज में जरूरी होता है जब कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नोट इट डाउन प्लीज। नाउ एग्रीमेंट पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे प्रपोजल क्या होता है। When a person signifies to other his willingness to do or to abstain from doing anything, एक पर्सन दूसरे पर्सन की हामी जानना चाहता है कि वो, मतलब जानना चाहता है कि वो ये चीज करना चाहता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल प्रपोजल हमें सबको पता है क्या होता है, व्हेन अ बॉय प्रपोज अ गर्ल, ठीक है, फाइन। एक लड़की प्रपोज नहीं करती है, वो सुर्खनखा वाली बात, एक बार प्रपोज किया था उसके साथ क्या होता हमें सबको पता है, ठीक है, फाइन। तो जब एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है और उसकी विलिंगनेस जानने की लड़की की, तुम मेरे से शादी करोगी, दैट इज विलिंगनेस टू डू, कि करोगी या नहीं करोगी, दैट इज कि वो जो लड़का है वो लड़की से क्या चाहता है, असेंट चाहता है, हामी चाहता है उसकी, हाँ या ना, वो आंसर चाहता है, दैट इज अ प्रपोजल। तो इसे लीगल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ये सेक्शन 2 सब क्लोज ए में दिया हुआ है, ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अब तो पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, when one person signifies, सिग्नल देता है क्या, दूसरे को, टू अदर, his willingness to do, कि वो ये करना चाहता है, या to or to abstain from doing anything, और ये चीज वो नहीं करना चाहता, वो शादी नहीं करना चाहती, that's the thing, with a view to obtaining the assent of that other, दूसरे की इच्छा जानने का के लिए, to such an act or absence he is said to make a proposal, तो उसे क्या बोलते हैं, proposal बोलते हैं। ओके, now please pause the video just here and revise all your notes,
इफ यू हैव टेकन, अभी तक आपने अगर नोट्स लिखे हैं तो उसे अभी वीडियो को पॉज कीजिए और रिवाइज कीजिए, फटाफट एक रीडिंग ले लीजिए। अदरवाइज गो बैक टू द स्टार्टिंग, टेक नोट, रीड एंड रिवाइज इट राइट नाउ। अभी अभी जाकर उसे नोट्स को लिखिए, अपनी बैक में जाके रिवाइज कीजिए, पढ़िए उसे अच्छे से, देन कंटिन्यू। ठीक है, ओके फाइन। आप एक बकेट भरते जा रहे हैं लेकिन उसमें बहुत सारे होल्स हैं, आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। आप रिवीजन करेंगे तो वो होल्स भर जाएंगे और जो अपना वाटर है वो उसमें बकेट में ही रहेगा, इसलिए रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। फाइन, नेक्स्ट। आई होप यू फॉलोड माई इंस्ट्रक्शंस एंड आई नो 99 ऑफ यू डिड इट। 99% आपने से मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। डोंट वरी, आई होप यू आर दैट रिमेनिंग 0.1%। मुझे लगता है कि आप उस 0.1% में है जिन्होंने अभी अपने नोट्स को लिखा है, रिवाइज किया है एंड अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अगेन, कंटिन्यू। लेट्स डाइव इनटू द बेयर एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके फाइन, तो ये बेयर एक्ट है। It's working. Yes. Yes. Okay, so this is our Bear Act. Bear Act कैसे दिखती है जरा आपके पास तो होगी। तो जैसे जैसे मैं हाईलाइट करती जाऊंगी ना या मार्क करती जाऊंगी, प्लीज डू इट। फाइन, लेट्स हाईलाइट। सो ये क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टाइटल है। ओके फाइन, तो इसमें क्या अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ से ये जो काउंटिंग दी हुई है हमें वही सेक्शंस है, प्रीएम्बल दिया हुआ है, और ये जो हमारा इंडेक्स है इसमें बीच में से क्या दिए हुए हैं, चैप्टर दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ये हर चैप्टर अलग अलग टॉपिक के साथ क्या करता है, डील करता है। ओके, सो अभी तक हमने अगर पढ़ा है इसमें से जो देखे, अभी हमने कुछ इंटरप्रिटेशन क्लोज के सब क्लोजेस होते हैं वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोमिसेस के बारे में पढ़ लिया है हमने, और क्या पढ़ा है, कंसेंट और फ्री कंसेंट पढ़ लिया है ना, और व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स ये भी पढ़ लिया है, हु आर कॉम्पोनेंट पार्टीज ये भी ऊपर से पढ़ लिया है हमने। और अभी इसमें से हमने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हमारे जो है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो सेक्शन नंबर 1 से 75 है वो 8 पार्ट है। उसके बाद काफी सारे सेक्शंस जो है वो रिपील्ड है, जो रिपील किए गए हैं यहाँ से हटा दिए गए हैं और उसको एक अलग एक्ट बना दिया गया है, सेल्स एंड गुड्स एक्ट बना दिया गया है। ठीक है, सो फिर ये ध्यान से देखिए यहाँ पे आप 75 के बाद जो भी सेक्शंस आपको दिख रहे हैं 76, 77, 78, 79, 80 एंड सो ऑन, देखिए 123 तक तो ये सारे क्या रिपील्ड है। इन सबको अलग से करके क्या बना दिया गया है, सेल्स ऑफ गुड्स में रिपील कर दिया गया है। फाइन, ये सब रिपील्ड है। ओके, आगे क्या है, इसका सेकंड पार्ट जो है हम पढ़ने वाले थे जिसके बारे में बात कर रहे थे, जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, दैट इज 124 से वो स्टार्ट है। इंडेमनिटी है, गारंटी है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन कहाँ से शुरू है, 124 से 238 तक ये सेक्शन से आते हैं। ध्यान से देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 238 तक ये जाते हैं। फाइन, एंड उसके ये हमारा सेक्शन पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, फाइन। सेक्शन 1 to 75 पार्ट नंबर 1 जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करता है, जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है। सेक्शन जो पार्ट नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 124 से 238 तक चल जाता है, जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। नेक्स्ट, इसके साथ कुछ और भी सेक्शंस थे, देखो कितने लंबे जा रहे हैं। 266 तक थे और शेड्यूल भी था एक, जो पार्टनरशिप के थे। ठीक है, वो भी हो गए हैं, अब रिपील हो गए। फाइन, सारे रिपील हो चुके हैं। तो हमें जो सेक्शन मैंने बताया जो पार्ट्स में डिवाइडेड है वही पढ़ने हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फाइन, अब पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टाइटल अच्छे से ध्यान रखना है, एक्ट का नंबर याद रखना है कि 9 एक्ट है, मतलब जो भी 1872 में जो भी एक्ट्स आए थे उसका 9th नंबर का एक्ट क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये याद होना चाहिए, प्रीकल डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इन्फोर्समेंट डेट दी हुई है यहाँ पे 25 अप्रैल 1872, याद रखना है, किसी का बर्थडे होगा याद रख ली। प्रियम्बल क्या बोलता है कि इसमें, प्रियम्बल क्या होता है, जिसके बारे में बताया जाता है, इन शॉर्ट बताया जाता है कि ये है क्यों, ठीक है। ये डिफाइन करता है, या अमेंड, डिफाइन और अमेंड जो भी पार्ट्स किए गए हैं लॉ के जो रिलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, वो सब उसको ये डील करता है, फाइन, ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल क्या बोलता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसे कहा जा सकता है। एक्सटेंट और कमेंसमेंट क्या बोलती है कि ये होल इंडिया पे लागू होगा, ठीक है, एंड फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 से स्टार्ट होगा ये, ओके फाइन। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन रूल्स क्या होती है, सेक्शन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या है कि सारे जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं इस लॉ में, उसको डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन नंबर 1 में प्रपोजल को डिफाइन किया गया है, प्रपोजल हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सेक्शन 2 सब क्लोज बी में किसको, प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है कि when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is to be accepted। लड़के ने लड़की को क्या किया, प्रपोज किया, ठीक है। अब वो लड़की बोलती है हाँ यस आई विल मैरी यू, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, एक प्रॉमिस बन जाता है। जो लड़का है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जिसने प्रपोज किया, दैट इज प्रॉमिसर, और जो एक्सेप्ट कर रही है दैट इज प्रॉमिसी। तो लड़का इसमें क्या हो गया, प्रॉमिसर हो गया, लड़की क्या होगी, प्रॉमिसी हो गई। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing something, promiser की डिजायर पे या promisee क्या करता है, कुछ काम करता है या फिर कुछ नहीं करता है, वो कह देता आप यहाँ घूमने नहीं जाओगे, तो वो नहीं जाती है, ठीक है, और प्रॉमिस करता है कुछ करने का या ऐसा कुछ करता है, तो ये क्या होता है, कंसिडरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल वो लड़का लड़की शादी करते हैं, हाँ, लड़की को होता है कि हम बाहर का संभाल लूंगा, लड़का कहता है कि लड़की कहता है मैं घर का संभाल लूंगी, या फिर वो 50-50 हाउस होल्ड वर्क का और बाहर का देखते हैं, दैट इज अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। नेक्स्ट एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ध्यान रखने कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 2 सब क्लोज ई में दिया हुआ है, ठीक है। क्या एग्रीमेंट दिया हुआ है, प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस या फिर एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। प्रॉमिस या प्रॉमिसेस के सेट जो कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं एक दूसरे के लिए, दैट इज एग्रीमेंट, फाइन। नेक्स्ट क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का मतलब क्या है, promises which form the consideration or part of the consideration for each other is called as reciprocal promise। मैंने आपको, लड़की ने लड़के से प्रॉमिस किया, लड़के ने लड़की से प्रॉमिस किया, दैट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, ठीक है, एक दूसरे के लिए जो प्रॉमिस किया, ओके फाइन। नाउ आगे क्या दिया, डिफाइन किया गया है सब क्लोज सी में एग्रीमेंट के बारे में। कौन से एग्रीमेंट के बारे में, वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। वॉइड मैंने पहले भी बताया था, जीरो इन द आइज ऑफ लॉ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से वो शून्य है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, दैट इज वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, जो इन्फोर्स करवाए नहीं जा सकते लॉ से। ऐसा कौन सा एग्रीमेंट होता है भाई, फॉर एग्जाम्पल 3 चोर हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं एक सर्टेन जगह चोरी करूंगा, करेंगे हम साथ में मिलके, और जो भी शेयर होगा उसे इक्वल शेयर में हम तीनों में बांट लेंगे। हो गया, सब कुछ हो गया, चोरी हो गई। अब वो क्या करता है, मना कर देता है कि मैं जो शेयर है वो नहीं बांटूंगा। दोनों ने आपस में कर लिया पार्टनरशिप और तीसरे को साइड कर दिया, उसे नहीं। तो ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है, क्यों, क्योंकि ये अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। तो ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट, जीरो इन द आइज ऑफ लॉ, ये इन्फोर्स करवाया नहीं जा सकता, छोड़ वहां कोर्ट में नहीं जा सकता कि हाँ मेरा जो शेयर था मुझे दिलाओ, सो दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। समझ गए, फाइन। तो अभी आपको ये सब कुछ थोड़ा टफ लग रहा होगा, नहीं लगेगा थोड़े टाइम में, फाइन। क्यों नहीं लगेगा टफ, क्योंकि हमारे पास एक ट्रिक है याद करने की, ठीक है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो हमने पढ़ा ही था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि जो सेक्शन नंबर 2 सब क्लोज एच में दिया गया है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट।
जो एग्रीमेंट इन्फोर्स करवाया जा सके लॉ से, वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है किसका अपोजिट है? वॉइड एग्रीमेंट। फाइन, क्लियर। मतलब टोटली अपोजिट नहीं है, लेकिन इट्स सेंस ऑफ अपोजिट, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट तो इसमें भी वॉइड एग्रीमेंट। फाइन, नेक्स्ट क्या है? वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या है? अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज हियर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर या अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज हुई, काफी टाइम से हुई, 30 साल हो गए मान लो, ठीक है, पहले ही होती थी, अब तो बहुत कम रेशो हो गया है, अभी भी होती है बट कम रेशो है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? 30 साल पहले एक लड़की की जो माइनर थी उसकी शादी हुई, 20 साल उससे 20 साल बड़े जो अंकल टाइप था उससे हुई, ठीक है, फाइन, लड़का नहीं बोलना चाहिए। तो अब जो लड़का या लड़की चाहे कि मैं ये शादी को तोड़ना चाहता हूँ, किसी भी उस पार्टीज के ऑप्शन पे, या लड़का या लड़की पार्टीज के ऑप्शन पे वो तोड़ी जा सकती है, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फाइन, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात चल रहा है, जो बंद करवा दिया गया है लॉ से इन्फोर्स करने के लिए, ठीक है, दैट इज वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट मतलब पहले जो था वो इन्फोर्स करवाया जा सकता था, लेकिन अब नहीं करवाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल हमारी नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन, पहले जो 500 या 1000 के नोट चलते थे, लीगल टेंडर्स थे, अब नहीं है, तो वो क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। पहले चलते थे लेकिन अब नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट पहले था अब उसे क्या बना दिया गया? वॉइड कर दिया गया है, क्योंकि लॉ ने अपनी जो ताकत थी वो पीछे कर दिया है, ठीक है। सो दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गया? फाइन, क्लियर। आप एक बार फटाफट इसका रिवाइज कर लीजिए, पोज द वीडियो राइट नाउ, ठीक है। फटाफट पढ़ लीजिए क्या पढ़ा हमने सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में, ठीक है, और सब पार्ट्स में इसके। फाइन, नेक्स्ट। पढ़ लिया? क्लियर? ओके, कोई बात नहीं, ब्लैंक स्क्रीन आ गई थी। ओके, जस्ट क्लोजिंग, वेट, यस। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट पढ़ लिया। अब ये जो ट्रिक है ना, अभी सेक्शन नंबर 2 हम टफ सा पढ़ के आए हैं, ए से लेके सेक्शन जे तक, सब क्लोज तक पढ़ा है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है, जो इनिशियल्स दी हुए है ना, प्रपोजल, प्रॉमिस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, तो ये क्या है? पी पी पी, एबीसी तो सबको पता ही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। पी 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 मतलब प्रपोजल, प्रॉमिस और प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, सी ए आर, ठीक है, कंसिडरेशन, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, और हो गया हमारा वी सी वी सी वी सी। तो वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखें, पी पी पी, सी ए आर, वी सी वी सी वी सी। ओके, फाइन, नेक्स्ट। अब हमने आज काफी कुछ पढ़ा, ठीक है। तो आई लाइक रिक्वेस्ट यू कि जो भी पढ़ा है उसे लर्न बाय हार्ट करना है, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ कंटिन्यू, और जैसे जैसे वीडियोस आती हैं साथ के साथ कंटिन्यू कीजिए। और अगर कोई आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियोस में तो आप भी बताइए। फाइन, ओके। सो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, थोड़ा फटाफट रिवाइज करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जाना, ये क्या है, क्यों चाहिए हमें, और जो सेक्शन नंबर 9 है, 9th सेक्शन है 1872 का, ये जाना। इन्फोर्स कब करवाया जाता है, इन्फोर्सेबल डेट जानी 25 अप्रैल 1872 को। प्रियम्बल जाना, प्रियम्बल के बारे में हमने पढ़ा कि जो भी लॉस है या अमेंडमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटिंग वो इसमें पढ़ेंगे। शॉर्ट टाइटल पढ़ा, इसके एक्सटेंट पढ़ा, कमेंसमेंट पढ़ा। एक्सटेंट क्या है? होल इंडिया पे, ठीक है। और कमेंसमेंट क्या है? 1 सितंबर 1872 पर, ठीक है, कमेंसमेंट हुआ। इंटरप्रिटेशन क्लोज पढ़ा हमने सारा, सब सेक्शंस उसके पढ़े ए से जे तक। ट्रिक एक लर्न की उसे लर्न करने के लिए, ठीक है। और एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और प्रपोजल पढ़ा था, अरे पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, हाँ।
तो वो पढ़ा, सेक्शन नंबर 10 पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो ये जो सेक्शन नंबर 10 है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न इट बाय हार्ट। ओके फाइन, आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। कमेंट डाउन योर क्वेश्चंस अगर कोई क्वेश्चन है तो, और भी कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए। So that will be provided to you, okay, as soon as possible. And PPT या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और if you want I will attach this. Okay, fine. Thank you. Bye bye. Happy learning.